अब यहाँ से अगले सत्र की तरफ जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं बुलाना चाहता हूँ मुख्य अतिथि माननीय संजय जायसवाल। संजय जायसवाल जी से आग्रह कि एक बार मंच पर आ जाइए, बस आखिरी बार, 2 मिनट का वक्त है, बस कुछ सम्मानित करना है 2-4 लोगों को। उसके बाद मनीष जी से भी गुजारिश है कि कृपया मंच पे आ जाइए। ऋतुराज जी से भी गुजारिश है कि कृपया मंच पर आ जाइए, जो बेहतर काम कर रहे हैं। और डॉक्टर नीरज कुमार को मैं बुलाना चाहूँगा, चीफ डायरेक्टर NHOD कार्डियोलॉजी पारस HMRI पटना से। नीरज जी मंच पर आ जाइए, डॉक्टर नीरज कुमार। और आपको बता दें कि 12,500 से ज़्यादा एंजियोग्राफी और करीब 4500 से ज़्यादा एंजियोप्लास्टी इन्होंने सर्जरी की है, लोगों की ज़िंदगी बचाई है डॉक्टर नीरज कुमार। और मोमेंटो देकर हम इनको सम्मानित करना चाहेंगे। मैं बुलाना चाहूँगा माननीय मुख्य अतिथि आज के कार्यक्रम के डॉक्टर संजय जायसवाल, बुके देकर उन्हें सम्मानित करेंगे। और अगला नाम है डॉक्टर दीपक अग्रवाल, सीनियर आई स्पेशलिस्ट हैं, रेटिना सर्जन हैं। उनसे भी गुजारिश है कि नीरज जी के बाद डॉक्टर दीपक अग्रवाल। अब बुके भी ले आए अगर बुके है तो। डॉक्टर दीपक अग्रवाल से गुजारिश है कृपया मंच पर आ जाएं। कई लोगों की आंख की रोशनी इन्होंने लौटाई है, और आंखों की रोशनी से बड़ी कोई चीज नहीं होती, इसलिए एक बार बहुत शुक्रिया दीपक जी। श्री शरद कुमार कलाकार हैं, नेशनल अवार्ड विनर हैं। शरद कुमार जी से गुजारिश है, और पेपर मेक आर्ट में इन्होंने बेहतरीन काम किया है, भारत की पार्लियामेंट में भी नेशनल अवार्ड विनर हैं। शरद कुमार जी को मोमेंटो देकर सम्मानित कर रहे हैं। डॉक्टर सुमित वर्मा ये रेनॉन्ड डेंटिस्ट हैं, और जाहिर सी बात है कि लंबे समय से लोगों की सेवा कर रहे हैं, इंडिया पॉजिटिव के साथ भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सुमित वर्मा से गुजारिश है कि कृपया मंच पर चले आएं। अगला नाम सिद्धार्थ शंभू, बीजेपी के नेता हैं सिद्धार्थ शंभू जी से भी गुजारिश है कि कृपया मंच पर आ जाएं। आपको भी सम्मानित करना चाहते हैं सिद्धार्थ शंभू। और प्रिसा लाभ, जिनकी कला का प्रदर्शन आपने देखा, किस तरीके से शानदार प्रस्तुति दी प्रिसा ने। प्रिसा से भी गुजारिश है कि एक बार मंच पर चले आइए। और ओडिसी के जरिए न केवल भारत में, भारत के बाहर भी वो शानदार काम कर रही हैं। प्रिसा से अनुरोध है कि कृपया मंच पर चले आएं। और इसके बाद डॉक्टर मनीष राज, प्रिसा के बाद डॉक्टर मनीष राज, जो जाने माने फिजिशियन हैं और लगातार समाज सेवा के क्षेत्र में काम करें। प्रिसा से गुजारिश है प्रिसा मंच पर आइए। और एक बार जोरदार तालियां। प्रिसा ने जिस तरीके से देश के बाहर भी अपनी कला को जीवित रखा है, हमारी सांस्कृतिक धरोहर को आगे बढ़ा रही हैं, इसके लिए एक जोरदार तालियां। और डॉक्टर मनीष राज, फिजिशियन है जाने माने। मनीष जी से गुजारिश है कि कृपया मंच पर चले आएं। और बहुत शुक्रिया आपका कि आपने समय दिया। और जाहिर सी बात है, मैं ऋतुराज जी से आग्रह है, मनीष जी से आग्रह है कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। और संजय जी बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपको कि आपने समय दिया। अजय आलोक जी से गुजारिश है, डॉक्टर अजय आलोक कृपया मंच पर आ जाएं, अपना स्थान ग्रहण करें। अब हम अगले सत्र की तरफ यहाँ से जाएंगे। इंडिया पॉजिटिव बिहार यूथ कॉन्क्लेव 2023, आप सब लगातार अपना साथ दे रहे हैं, आपका साथ मिल रहा है इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए। मैं एक बार फिर से आपका आभार व्यक्त करता हूं। और लगातार हम इस कार्यक्रम को यहां से आगे लेकर जा रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से बिहार के बारे में अक्सर कहा जाता है कि जिस तरीके से तरक्की की राह में बिहार को आगे बढ़ना चाहिए था, वो नहीं बढ़ पाया। क्यों नहीं बढ़ पाया, और आगे क्या चुनौतियां हैं, किस तरीके के मौके हैं, और किस तरीके का विज़न होना चाहिए बिहार के विकास का, उस पर चर्चा करने के लिए आज हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तो अगले सत्र की तरफ बढ़ते हैं। एक बार जोरदार तालियां इंडिया पॉजिटिव संगठन के लिए, यहाँ पर मौजूद लोगों के लिए। आप सबकी भागीदारी से ही हम इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संचालित कर पा रहे हैं। तो मैं इन्हें ज्वाइन करता हूँ और अगले सत्र की तरफ चलते हैं। और बहुत ही शानदार अब तक इस कार्यक्रम को आपने संचालित किया है। अब तक ये कार्यक्रम को आप ही चला रहे हैं, क्योंकि आपके सहयोग के बिना ये कार्यक्रम हम सफलतापूर्वक यहाँ पर संचालित नहीं कर सकते थे। तो बहुत स्वागत है डॉक्टर अजय आलोक का, ऋतुराज जी का और मनीष जी आपका। एक बार मैं फिर से यहाँ से स्वागत करता हूँ। सबसे पहला सवाल अजय जी आपसे ही करते हैं। जो बिहार के यूथ और इनके बीच में काम करने वाले संगठन जैसे इंडिया पॉजिटिव हैं, अभी बाकी जो इससे पहले सत्र हुआ था उन लोगों के बीच,
शुरुआत मैसेज के साथ करिए, क्या मैसेज होना चाहिए और ऐसे और कितने काम होने चाहिए आगे? देखिए, सबसे पहले तो मनीष जी, जी बिहार और आपका इंडिया पॉजिटिव यूथ कॉन्क्लेव, इन सबको बहुत बहुत बधाई कि सबको एक मंच पे लाए और बिहार के यूथ कैसे आगे बढ़ें उस पर एक विस्तृत चर्चा हो। तो अपने इतिहास को बिहार को याद रखना चाहिए। मुझे तो यही कहना है कि चाणक्य की नीति, आर्यभट्ट का आविष्कार हूँ, बुद्ध का अवतार हूँ, महावीर का संसार हूँ, हाँ मैं बिहार हूँ। तो इसी चीज़ से आगे बढ़ते हैं। पहले जोरदार ताली हो जाए। देखिए, बिहार आज की तारीख में अगर देखें तो बिहार के युवाओं को हम 2-3 क्राइटेरिया में विभाजित कर सकते हैं। एक, जिनकी हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि बिहार के लोग पूरे विश्व में परचम लगा रहे हैं, एक ग्रुप हमने बना दिया NRB, नॉन रेजिडेंट बिहारीज का। यूपीएससी टॉपर हैं, और जो यूपीएससी टॉपर हैं, पटना बिहार के बाहर रह रहे हैं, कोई विदेश में रह रहा है, वो अपने अपने माध्यम से बिहार को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इनको हम कह रहे हैं एलिट बिहारी, जो हमारे सो कॉल्ड क्रीम बिहारी है। लेकिन मत भूलिए कि बहुत सारे क्रीम बिहारी आज पटना में भी हैं, बिहार के अन्य जगहों पे भी हैं, अपनी अच्छी अच्छी नौकरी छोड़ के बिहार के लिए काम कर रहे हैं। दूसरा एक वर्ग है हमारे युवाओं का, ये आप हो गया जो टेक्निकल लाइंस पकड़े, कोई डॉक्टर बना, कोई लॉयर बना, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बना, कोई बिजनेसमैन बना, उसने अपनी अपनी दुनिया बनाई। एक वर्ग जो सबसे बड़ा वर्ग है जिनको हम भूल रहे हैं, जो 12वीं के आगे अपनी शिक्षा नहीं ले पाता है। दूसरा वर्ग है जो ग्रेजुएट करके MA BA करके बैठा हुआ रहता है, टिपिकल बिहारी मेंटालिटी के अंदर कि हम सरकारी नौकरी करें, हम सरकारी नौकरी करें। वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ नहीं बढ़ पाता है क्योंकि उसमें विफलता का भाव इतना होता है, असुरक्षा की भावना, असुरक्षा की भाव। ये पहली हार है, ये पहली हार है, क्योंकि जहां विफलता का भाव लेके कोई काम करने जाएंगे वहां सफलता हो ही नहीं सकती है। मान के चलिए विफल होंगे, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार विफल होंगे, सफलता कदम चूमेगी। ये सार लेके अगर बिहारी यूथ आगे बढ़े तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी सरकार की जरूरत है, किसी भी संस्था की जरूरत है। सरकार को हम मदद करेंगे, बिहारी मदद करेगा, सरकार क्या मदद करेगी? बिल्कुल। और दूसरी बात कि 32 साल से सरकार का काम होता है, जैसे संजय जी बोल रहे थे, हमारे पूर्व अध्यक्ष मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनका विशाल एक्सपीरियंस है, कि सरकार का काम होता है कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर तैयार करना, कि जहाँ पे जो लोग अपना काम करना चाहें उनको हर तरह की सहूलियत मिले, सुविधा मिले, सिंगल विंडो क्लियरिंग सिस्टम हो, ये ब्यूरोक्रेसी का झमेला ना रहे। तो माफ़ करना चाहूँगा, मुझे लगता है कि सब कोई सहमत होंगे, आज पॉलिटिकल डे नहीं है इसलिए किसी पार्टी का नाम लिए बिना पिछले 32 साल से, जैसे मैंने कहा कि ये हाँ मैं बिहार हूँ, तो उसी तरह से पिछले 32 साल से जंगल राग का साक्षी भी हूँ, वानर नीति का शिकार हूँ मैं। हाँ जी हाँ, मैं बिहार हूँ। मैं समस्या ये है, तो इन सब समस्याओं को दूर करते हुए मन में पॉजिटिविटी का वातावरण बनाना वो बहुत ज़रूरी है, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक। ऋतुराज, अगला सवाल आपसे है। ऋतुराज जी, 9 साल की बात हम लोग कर रहे हैं कि 9 साल हो गए मोदी सरकार के और देश में काफ़ी बदलाव किए गए, इस तरह की चर्चा लगातार हो रही है। ये भी चर्चा हो रही है कि दुनिया में जो एक छवि भारत की थी, भारत जैसे मुल्क की, उस छवि में भी बहुत बदलाव हुआ इस सरकार के आने के बाद। तो देश कितना बदला और बिहार कितना बदला पिछले 9 सालों में? देखिए, अगर देश की बात करें तो आज देश दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, 5th लार्जेस्ट इकॉनमी बन के भारत उभरा है। $3.5 ट्रिलियन, 200 लाख करोड़ से अधिक, लगभग 250 लाख करोड़ की हमारी अर्थव्यवस्था खड़ी हुई है। वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी के रूप में भारत उभरा है। भारत का नाम सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ के माध्यम से नहीं हुआ है, भारत की सॉफ्ट पावर भी बढ़ी है। और आज हम देख सकते हैं कि जब भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका जाते हैं तो किस तरह का रेड कारपेट वेलकम उनको अमेरिका का राष्ट्राध्यक्ष देता है, किस तरह का सम्मान उनको यूनाइटेड नेशन देता है। और अलग अलग देशों की बात आप देख लीजिए, ग्लोबल स्तर पर भारत का नाम उठा है, भारत की इकॉनमी उठी है, भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर उठा है। दुख की बात यह है कि बिहार इस बड़े बदलाव, इस बड़े तेजी से हो रही तरक्की से बिल्कुल छूटता जा रहा है। पिछले 9 वर्षों में बिहार में प्रगति के 4-5 मानक भी आप बेसिक देखिए, स्वास्थ्य व्यवस्था देखिए, शिक्षा व्यवस्था देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखिए,
प्रति व्यक्ति आय देखिए, किसी मानदंड पे देखिए, बिहार पिछड़ा था और पिछड़ रहा है। तो मेरा मानना है कि जो सबसे बड़ा टाइम बॉम्ब देश में अभी है, वो टाइम बॉम्ब ये है कि 140 करोड़ की जनता वाले देश में 13-14 करोड़ बिहारी हैं, यानी 10% आबादी देश की बिहारी है। लेकिन अगर जीडीपी में, अर्थव्यवस्था में हमारा योगदान देखिएगा तो मात्र 6 लाख करोड़ है, यानी कि मुश्किल से 3%। तो 10% आबादी है और 3% योगदान है भारत के अर्थव्यवस्था में। यह अपने आप में सूचक है कि अगर बिहार में बड़ा बदलाव नीतिगत और सामाजिक रूप से दोनों तीव्रता से नहीं आता है तो बिहार भारत में और पीछे छूटता ही जाएगा। मनीष जी, अगला सवाल आपसे। जाहिर सी बात है कि लगातार लोगों की शिरकत इसमें बनी हुई है और आप भी अपने ओपनिंग स्पीच में इसका जिक्र भी कर रहे थे। एक तो इंडिया पॉजिटिव संगठन किस तरीके से काम कर रहा है, और जो सवाल मैंने ऋतुराज जी से पूछा था कि 9 साल में देश तो बदल रहा है, देश बदल गया है, बाकी राज्य तरक्की कर रहे हैं, ये सच्चाई है, लेकिन बिहार कहाँ है? इंडिया पॉजिटिव देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के विचारों पर बना है और युवाओं में उनके विचारों को किस तरह हम लोग युवाओं के साथ उनको लिंक कर सकें, ये हमारी प्राथमिकता है। क्योंकि देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से बड़ा नाम आज के मॉडर्न हिस्ट्री में और कोई नहीं था, और हमारा ये भी संकल्प है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पे भी एक स्टैचू ऑफ विजडम, जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल के नाम पर है, वैसा एक स्टैचू ऑफ विजडम बिहार के अंदर बिल्कुल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पे बने, और इसके लिए हम लोग कार्यरत हैं। इस मुहिम में हमें बहुत सपोर्ट मिल रहा है पूरे बिहार के लोगों से, बिहार के युवाओं से। बिल्कुल। अब आप देखिए तो 3 चीज़ें हैं: फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और मेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर। प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तो आप लोग देख रहे हैं। आज के दिन 44, हर एक 100 में 44 ट्रांजैक्शन वर्ल्ड वाइड पूरे दुनिया में अगर आप देखेंगे तो भारत में हो रही है। भारत में जितने ट्रांजैक्शन हो रहे किसी और एक देश में नहीं हो रहे। 1 बिलियन लोग आधार कार्ड से जुड़कर उनका बैंक अकाउंट से जुड़ा हुआ है। 90 करोड़ लोग को लाभार्थी हैं, जैसे गवर्नमेंट की किसान की योजना है जिसमें डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है। अब एक बटन दाबने पर 90 करोड़ लोगों के अकाउंट में पैसा चला जाता है। ये चीज़ इतने बड़े स्केल में और इतने एक्यूरेसी से पूरे वर्ल्ड में नहीं हो रहा है। आप अगर आज के दिन भारत से बाहर आप जाएं, आप दुबई जाएं, अमेरिका जाएं, वेस्टर्न कंट्री जाएं, तो आपको लगेगा कि आप डिजिटली थोड़े पीछे आ गए हैं। ये बात मैं पूरे ईमानदारी से कह रहा हूँ। आप अमेरिका जाएं और भारत के अंदर अगर आप एक 5 रुपये का आप सब्जी खरीदते हैं, 10 रुपये का सब्जी भी खरीदते हैं और आप ठेला पे आप पेमेंट करते हैं, और आज आपके पास, आप धीरे धीरे आप ध्यान दे रहे हो कि अब आपके पास आपका जो पर्स है वो भी आप उसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही, आपके पास मोबाइल है तो सारे काम हो जा रहे हैं। और बहुत जल्द आप देखेंगे कि उस मोबाइल का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप खड़ा होंगे, आप देखेंगे और वो पेमेंट हो जाएगा बिल्कुल आइरिस के थ्रू। तो जो टेक्नोलॉजी जो बदल रही, इतने पेस में बदल रही है, और इस बार जो 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, सबसे बड़ी बात है कि इस बार जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में हम लोग आगे हैं। पहला और दूसरा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में हम लोग पीछे थे, 3rd इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में हम लोग साथ थे, और इस बार हम लोग लीड कर रहे हैं। इनोवेशन वर्ल्ड में हम लोग लीड कर रहे हैं। तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, और अगले 25 साल में हम एक विकसित देश हो जाएंगे। पर सवाल वही उठता है कि बिहार का क्या होगा? क्या हम हमेशा दूसरे राज्य को बनाते ही रह जाएंगे? बिल्कुल। क्या या हम शिक्षा लेके बाहर चले जाएंगे? क्या हम दूसरे को मजदूरी करने जाएंगे? बट मजदूरी भी आप कहाँ करने जाइएगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माना में और कनेक्टिविटी के ज़माना में वो सब कार्य धीरे धीरे ऑटोमेशन में जा रहा है। तो हमारे युवा करेंगे तो क्या करेंगे? आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है, आपको बिहार को बनाना ही पड़ेगा, बिहार में रोजगार खोजना ही पड़ेगा, आपको खुद रोजगार अपना देना होगा और अपने साथ
2 या 3 लोगों को रोजगार देना पड़ेगा, नहीं तो अगले 25 साल में बिहार का और दुर्गति होने वाला है। बिल्कुल मनीष जी, जाहिर सी बात है कि जो बातें जिसका जिक्र कर रहे हैं, इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और उन्हीं सवालों के उत्तर हम तलाश रहे हैं। अजय जी, हमारी बात सरकार के लोगों से भी होती है। जब आप अभी जिक्र कर रहे थे जिस बात का 30-32 साल का, तो वो कहते हैं कि आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन ये बताएं कि क्या होना चाहिए जो हम नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, आरोप कोई ऐसे आरोप नहीं ला। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पिछले 15 साल 18 साल में बिहार में कुछ नहीं हुआ। ये जो कहेगा वो झूठ बोल रहा है। एक राजनीतिक दल के प्रवक्ता के नाते मैं कह रहा हूँ बिहार में काम हुआ, लेकिन हम तुलना तो 5 से 10 में जो काम बिहार में हुआ वो अतुलनीय है। बिहार एक रोल मॉडल ऑफ गवर्नेंस बना, बिहार एक रोल मॉडल ऑफ प्रगति का बना। आप सड़क देखें, बिजली देखें, जितने काम हुए 5 से 10 में हुए। लेकिन होता क्या है कि जब स्वयं और परिवार दो चीज़ जब आ जाते हैं ना, 5 के पहले का दौर का परिवार का दौर था, 10 के बाद स्वयं का दौर शुरू हो गया। तो ये स्वयं का दौर जब शुरू होता है तो बाकी चीज़ें धुंधला जाती हैं। सच्चाई यही है। तो आपको स्वयं और परिवार से उठना पड़ेगा, भी बदल जाएगा। मैं आपको एक बात बताता हूं कि हमें वर्तमान पे चिंता जरूर करना चाहिए, लेकिन रोना नहीं चाहिए। हमें वर्तमान से सीख के भविष्य की योजना बनानी चाहिए, क्योंकि राजेंद्र बाबू के सपनों पे ये फाउंडेशन चल रहा है। तो ऐसा बिहार कैसे पीछे रह सकता है जो राजेंद्र का सपना हो, गांधी का हुंकार हो, गुरु गोविंद सिंह का तेज हो और कुंवर सिंह की तलवार हो। बिहारियों के पास अद्भुत क्षमता है भाई, क्या बात, अद्भुत क्षमता है। अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग हम करें। अब ये तो सीधे नहीं कह सकते ना कि सरकार बदल दीजिए बिहार बदल जाएगा। नहीं, एक दिन में जादू की छड़ी नहीं होती कि सरकार बदल दीजिए बिहार बदल जाएगा। हर बिहारी जो आज 40 जिला में हैं, उनको सोचना पड़ेगा कि वो अपने प्रदेश के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट। अपने भीतर बदलाव लाना होगा। अपने भीतर अपने आप को बदलिए, अपने आप में एक विश्वास जगाइए कि हम कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप एक बात बताता हूं मैं एक आपको। बार ताली बजा के बताइए कि बदलने के लिए तैयार हैं कि नहीं। नहीं, बदलने के लिए सब तैयार हैं, लेकिन ये असफलता की भावना लोगों को आगे बढ़ने से रोकती है। इस असफलता की भावना से पहले खुद लड़िए। आप, मैं बताता हूं कि आप लोग कहते हैं नोटबंदी फ्लिप, नोटबंदी फ्लॉप, नोटबंदी फ्लॉप। पता है बिहार में पहले, नोटबंदी के पहले मात्र पूरे बिहार में 13 करोड़ की आबादी में मात्र 61 लाख लोग इनकम टैक्स जमा करते थे। आज नोटबंदी के बाद बिहार से 1 करोड़ 23 लाख लोग इनकम टैक्स जमा कर रहे हैं, 2 गुना से ज़्यादा। तो क्या ये आप डिजिटल बदलाव और लोगों की सोच में बदलाव नहीं समझेंगे कि अब तो अब इनकम टैक्स जमा करना पड़ेगा, नहीं तो बैंक खाता नहीं खुलेगा। अब तो इनकम टैक्स जमा करना पड़ेगा, नहीं तो लोन नहीं ले सकते हैं। अब तो इनकम टैक्स जमा करना पड़ेगा, नहीं तो सरकारी योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं, भले ही अपने स्वार्थ के कारण। लेकिन कुछ ना कुछ देश की तो सिद्धि होती है ना। तो अपने स्वार्थ के कारण बिहारी अपने लिए स्वार्थी बन जाएं, अपने बारे में सोचे, अपने को बढ़ाने के बारे में सोचे। अरे आप अपने आप आगे बढ़िए ना, एक कदम आगे बढ़िएगा, देश एक कदम आगे बढ़ेगा। तो हर बिहारी अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए सोचे, पॉजिटिव इंटेंट ऑफ माइंड से, बिहार अपने आप आगे बढ़ जाएगा। ऋतुराज जी, अगला सवाल आपसे है। लगातार आप भी सक्रिय हैं, एक बिजनेसमैन के रूप में भी और एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के तौर पर भी, नॉर्थ ईस्ट से ले। तो विजन यहाँ से जहाँ पर आप खड़े हैं, हम खड़े हैं जहाँ पर बिहार खड़ा है, क्या कारण रहे, क्या अतीत रहा, क्या अतीत के अनुभव रहे, ये अपनी जगह है, इसको हम 1 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ से खड़े होकर जब हम आगे की तरफ देखते हैं, भविष्य के बिहार की तरफ देखते हैं, तो क्या विजन क्या होना चाहिए? देखिए, अजय जी ने और मनीष जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें रखी हैं। मेरा मानना है कि बिहार में असीम पोटेंशियल है। पोटेंशियल का मुख्य कारण क्या है? आज दुनिया में भारत को क्या आगे प्रोपेल कर रहा है? भारत को 2 चीजें आगे प्रोपेल कर रही हैं, एक पढ़ी लिखी जनसंख्या और दूसरा टेक्नोलॉजी फ्रेंडली जनसंख्या। भारत का यह यूएसपी है कि आईटी के क्षेत्र में भारतीय अन्य देशों से आगे हैं और हमारी बड़ी संख्या है जो अंग्रेजी बोलती है, पढ़ने लिखने वाली जनसंख्या है। बिल्कुल, हर एक प्रांत को अपना यूएसपी खोजना होगा। बिहार का यूएसपी है बिहार का युवा। देश की औसत आयु 28 वर्ष है। 140 करोड़ लोगों की अगर औसत आयु निकालें तो 28 वर्ष देश की औसत आयु निकलती है। बिहार की औसत आयु निकालेंगे तो 22 साल है। बिहार इज द यंगेस्ट पॉपुलेशन इन द कंट्री। जरूरत है कि बिहार के युवा
दो चीजों को एकदम निश्चित पकड़ें और उसको संकल्पबद्ध होकर करें। नंबर एक, बिहार की जनता को, जो युवा है, उसको जॉब सीकर के जगह जॉब गिवर बनना पड़ेगा, रोजगार दाता बनना पड़ेगा, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाना पड़ेगा, एंटरप्रेन्योरशिप का हमारे समाज में सम्मान बढ़ाना पड़ेगा। और ये घर की प्रॉब्लम है, किसी को अपनी बेटी की शादी करनी हो तो किसी एंटरप्रेन्योर या जो रोजगार करने वाला युवा है उसको देख के लोग डरते हैं, और सरकार में छोटा मोटा रोजगार भी हो तो उसको प्राथमिकता दी जाती है। क्यों है ऐसा? क्योंकि हमारे समाज में एक कॉन्सेप्ट बन गया है कि सरकार पर ये जब तक नहीं बदलेंगे तब तक हमारे युवा आगे बढ़ के नहीं आएंगे। एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाना पड़ेगा, जॉब गिवर को सम्मान, प्रतिष्ठा, इज्जत देनी होगी, तो चार और युवा आगे आके वो काम करने का रिस्क लेंगे। नंबर एक बात। नंबर दो, हमारे युवाओं के लिए मैं दूसरी बात ये कहता हूं कि वी हैव टू लर्न टू कास्ट आवर वोट, नॉट वोट आवर कास्ट। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। हम राजनीति बदलने की बात करते हैं, पर जब मतदान की बारी आती है तो हम मतदान से यह बताना चाहते हैं कि हम किस कास्ट को बिलोंग करते हैं। अंग्रेजी में मैंने कहा, कास्ट योर वोट, अपना मतदान अपने सूझबूझ से दीजिए। डोंट वोट योर कास्ट, अपना जात बताने के लिए वोट मत दीजिए। क्या बात। अगर ये बिहार में ये दोनों बदलाव आ जाएं कि रोजगार दाता बनने की ओर बिहार बढ़े और वोटिंग कास्ट लाइन पर नहीं, जो सही लोग हैं, जो डेवलपमेंट ओरिएंटेड लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए हो, तो बिहार में आमूलचूल परिवर्तन आएगा। जैसे अजय जी ने कहा, यह बिहार गुप्त और मौर्य वंश का बिहार है, यह चाणक्य का बिहार है। बिहार ने 2000 साल से देश को नहीं दुनिया को लीडरशिप दी है। क्या बात है। और बिहार का जो भी अभी गड़बड़ी है, ये पिछले 35-40 साल में समेट के छोड़ दीजिए। 2000 साल के कालखंड में 35-40 साल कुछ नहीं होता है। 10 साल सही नियत वाला नेता, अच्छी नेतृत्व, सही नीति अगर आ जाए और सरकार और समाज मिलकर काम करे, तो 10 साल में बिहार देश नहीं दुनिया का रोल मॉडल बन के खड़ा होगा। इसमें मुझे कोई दो मत नहीं है, और मुझे पता है हर एक बिहारी को ऐसा विश्वास है। मनीष जी, अगला सवाल आपसे कि अभी तक जो हम लोगों ने चर्चा की है, अभी तक जो हम लोगों ने चर्चा चलाई है, जो चर्चा की है, बार बार रोजगार की बात आती है, बार बार उद्योग धंधों की बात आती है। डॉक्टर संजय जायसवाल भी बोलकर गए कि बिना उद्योग धंधों को बढ़ाए या उनमें बढ़ावा बिना दिए हम बिहार की तस्वीर, बिहार की सूरत नहीं बदल सकते हैं। तो अप्रवासी बिहारियों का क्या योगदान होना चाहिए उसमें, और अभी किस तरीके के काम हो रहे हैं, और इसको कितनी रफ्तार से भी आगे बढ़ाना है? बिहार को अगर आगे बढ़ाना है तो मैं 3 बातें बोलूँगा: व्यापार, व्यापार, व्यापार। क्या बात। और कोई तरीका नहीं है। युवाओं को स्टार्टअप्स में घुसना ही पड़ेगा। और जैसा ऋतुराज जी ने बोला, जिस दिन एक स्टार्टअप वाले का शादी का मार्केट एक गवर्नमेंट ऑफिसर से बेटर हो जाएगा, उस दिन ये समझ लीजिए कि बिहार डेवलप कर गया। क्या बात, बहुत खूब। ये एक सोशल इंडिकेटर है। अगर स्टार्टअप वाले को मार्केट में ज़्यादा वैल्यू मिल रहा है, मतलब बिहार एक विकसित राज्य हो गया। जहाँ तक नॉन रेजिडेंट बिहारी की बात है, अगर आप देखें तो गुजरात के जो लोग हैं, जो गुजरात से बाहर रहते हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है गुजरात के डेवलपमेंट में। और इस बात को प्रधानमंत्री जी आज से 20 साल पहले समझे और उनके योगदान को सम्मिलित किए अपने सारे प्रोग्राम में। और वो लोग डायरेक्टली गुजरात में के डेवलपमेंट में, देखिए ये लोग जो बिहारी हैं, जो बिहार के बाहर हैं, ये लोग इमोशनल हैं। ये बिहार, ये अपने लोग हैं। इनसे ज़्यादा इमोशनल, इनसे ज़्यादा हमारे लिए करने वाला कोई नहीं है। पर मुझे ऐसा लगता है जिससे सरकार इनको इग्नोर करती है। ऐसा प्रतीत होता है ये लोग आते हैं, बड़े बड़े ख्यालात दुनिया देखते हैं, ये लोग वहाँ पे व्यापार करते हैं, काम करते हैं। जब बिहार आते हैं तो सबसे पहले इनको नेगेटिविटी दिया जाता है कि यहाँ नहीं हो सकता है। मैं भी जब 10 साल पहले आज से अमेरिका से वापस आया, तो मुझे जितने लोगों से मुझे बताया गया कि
यहाँ पे कोई भी चीज़ क्यों नहीं हो सकता है, इसके ऊपर इंसाइक्लोपीडिया भी लिख सकते हैं आप। इसीलिए मैंने ये ऑर्गेनाइजेशन इंडिया पॉजिटिव, ताकि पॉजिटिव बातें हों। बहुत बड़ा योगदान है एनआरबी का। ये लोग सक्सेसफुल हैं, इनके पास फंड है, इनके पास आइडियाज़ हैं। लेकिन मनीष जी, क्या उतना सहयोग मिल पा रहा है अभी जितना होना चाहिए एक्चुअल में? कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ आते हैं, यहाँ लड़ाई करते हैं, अपने विचारों को लेकर आते हैं। अधिकतर लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। बट अगर यहाँ इनको सकारात्मक माहौल मिले सरकार से, समाज से भी, जो बाहर आपसे गया है वो दुनिया देखा है, दुनिया में अगर वो सक्सेसफुल है तो ऑब्वियसली उसका विचार थोड़ा बदल गया है। उसको आप बार बार अगर बताइएगा कि बिहार में ये कार्य नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो, तो वो क्यों आएगा आपके पास? निराश हो जाएगा। आपको उसको हौसला देना है, उसको अपने बीच लाना है, अपने दिलों में लाना है, और देखिए कैसे विकास होता है फिर बिहार का। बस ये आखिर में बस ये ऋतुराज जी आपसे सवाल है, बस आखिरी सवाल है कि आप बाहर में भी काम करते हैं, बिहार में भी काम करते हैं, तो क्या अंतर कितना पाते हैं आज की तारीख में? देखिए, बिहार की जो पूरा परिवेश है उसमें बहुत सही मनीष जी ने कहा कि एक नेगेटिविटी का एक वातावरण बन गया है कि हमारी सरकार तो ऐसे ही चलेगी, इसमें भाई भतीजावाद, परिवारवाद चलेगा, इसमें काम की गति खराब होगी, जो पुल निर्माण होगा वो ढह जाएगा, हमारी सड़कें हमेशा जाम रहेंगी, हमारे यहाँ कूड़ा का व्यवस्था कभी ठीक नहीं होगा, हमारा नगरी शहरी विकास ठीक नहीं होगा। एक नकारात्मकता का एक माहौल है। मैं आपको एक बार सभी बिहारी भाइयों और बहनों को कहूँगा कि करीबन 10-12 साल पहले ऐसा ही कुछ वातावरण यूपी में भी था। लेकिन आज जब मैं लखनऊ जाता हूं तो लखनऊ को देख के लगता है कि क्या बड़ा परिवर्तन 10 साल के छोटे पीरियड में हो सकता है। बनारस जब हम जाते हैं तो आज का शहर है बनारस, कई 100 साल पुराना शहर है। लोगों ने छोड़ दिया था कि बनारस में तो गलियां सकरी रहेंगी, बिजली का समस्या जाएगा नहीं, ऐसा होगा नहीं। बनारस जाके देखिए क्या बदलाव हुआ है। और ये कौन है? ये हमारे ही यूपी के भाई लोग हैं। उनके पास भी बहुत अधिक जनसंख्या, बहुत अधिक बेरोजगारी, बहुत अधिक राजनीति में सारी समस्याएं और परेशानी थी, इंडस्ट्री नहीं आ पा रहा था, सब कुछ यही प्रॉब्लम था यूपी में जो 10 साल पहले वो आज बिहार में 2023 में दिखता है। सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी की जरूरत है, मन बनाने की जरूरत है। मुझे लगता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल सिस्टम कभी भी दिशा नहीं बदल सकता किसी समाज का। समाज का दिशा समाज ही बदलता है, हमेशा समाज ही पहल करता है, राजनीतिक पॉलिटिकल लोग उसको फॉलो करते हैं। ठीक। तो हमको बिहार में उसी तरह की पहल देखनी है। ठीक है अजय जी, बस आखिरी सवाल आपसे कि उम्मीद की किरण कितनी है यहाँ पर, संक्षेप में? मैं तो लगातार तब से उम्मीद की बात कर रहा हूँ, ना उम्मीद तो मैं हुआ ही नहीं कभी। मेरा एक बहुत क्लियरली मानना है, जितनी भी बात हुई मनीष जी की, ऋतुराज जी की, बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि पॉलिटिकल पावर वो चाबी है जिससे हर दरवाजे खुल जाते हैं। और बिहार ने तो ये करके दिखाया भी है कि हर ताले की दरवाजे खोली भी है। और लेकिन साथ में जब हम लोग बात करते हैं कि एंटरप्रेन्योर वर्क को उनकी मैरिज मार्केट बढ़ानी पड़ेगी, हम लोग यहाँ पे ये चिंतन कर रहे हैं। और देश में चिंतन चल रहा है कि ओपीएस वापस से लागू कर दो। तो जब आप पेंशन सरकारी वर्ग का आपने 2004 में ख़त्म कर दिया और उसको आप वापस लागू करेंगे, तो आप सरकारी नौकरी को और सिक्योर बना रहे हो, तो एंटरप्रेन्योर को कौन पूछेगा? बिल्कुल। दूसरी बात ये कि आज की तारीख में अगर आप विदेशों में देखें, क्योंकि मैं भी अमेरिका में पढ़ा हूँ, मेरी बेटी अमेरिकन सिटीज़न है, मेरा घर भी है, सब कुछ है, ऋतु भी वहाँ पे रहे हुए हैं, सब कोई रहे हुए, मनीष जी तो वहाँ से लौट के आए हैं। अमेरिका या विदेशों में आप देखें तो सरकारी नौकरी इज़ द लास्ट प्रेफरेंस। वहाँ पे रिक्लूज जो होते हैं, जिनको कहीं कुछ नहीं मिलता है, वो सरकार की नौकरी ज्वाइन करते हैं। ब्रिलियंट लोग यूनिवर्सिटी ज्वाइन करते हैं, टीचर बनना चाहते हैं। हमारे यहाँ आज की तारीख पे हाथ उठवा के देख लीजिए, कितने यूथ टीचिंग में जाना चाहते हैं। कोई जाना ही नहीं चाहता है। हमारे फादर्स के पापा लोग के ज़माने में जितने ब्रिलियंट होते थे टॉप 10, वो IAS IPS नहीं, वो यूनिवर्सिटी टीचिंग ज्वाइन करते थे। तो ये समाज भी बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि पॉलिटिकल डायरेक्शन देने की बहुत आवश्यकता है। बिल्कुल। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट थिंग। अपने आप सब कुछ बदलेगा।
ठीक है, यानी कि भविष्य से निराशा नहीं है, तस्वीर बदलेगी। बहुत शुक्रिया। जो तीनों हमारे मेहमान हैं, आप मंच पे ही रहिए। गुजारिश है आपसे कि बस कुछ ही मिनट के लिए आप मंच पे ही रहिए। मैं बुलाना चाहता हूं बीबी वर्मा, सौरभ प्रकाश और कुमार संभव को कि आएँ और इनका सम्मान करें, इन्हें सम्मानित करें। और आप सबका बहुत शुक्रिया, एक बार ज़ोरदार ताली। जिस तरीके से विकास की एक दृष्टि यहाँ पर, विकास की एक तस्वीर खींची गई है। बीबी वर्मा, सौरभ प्रकाश और कुमार संभव जी से अनुरोध है कि मोमेंटो देकर, बुके देकर इनका सम्मानित करें। ऋतुराज सिन्हा, राष्ट्रीय सचिव बीजेपी के, अजय आलोक, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के, मनीष सिन्हा, सचिव हैं इंडिया पॉजिटिव के। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती समय निकाला, हमारे बुलाने पर आप पहुँचे और अपना विज़न आपने सामने रखा, जिस तरीके से हम लगातार बात कर रहे थे। तो लगातार आप एक बार ताली बजाते रहें, इससे उत्साह मिलता है। और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से, जिस खूबसूरती के साथ इस कार्यक्रम को आप आगे लेकर गए हैं, लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। और कामयाबी किसी भी कार्यक्रम की इसी से होती है कि लोगों की भागीदारी कितनी होती है। और आज जिस तरीके से आपने अपनी भागीदारी दिखाई है, आप सबका बहुत शुक्रिया। जाहिर सी बात है कि बिल्कुल आधे से ज़्यादा भाग कार्यक्रम का ख़त्म हो चुका है। लगातार आप सबका सहयोग बना हुआ है।